आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। आरव असहाय था और वो केवल स्थानिक आत्मा कलाकृति में काले मनके को दूर रख सकता था। लेकिन ठीक उसी क्षण आरव की चेतना के सागर में चुभने वाले दर्द की लहर भर गई। सुनहरे अक्षरों ने एक चमकदार रोशनी दी, फिर वो काला मनका एक फुफकार के साथ गायब हो गया। आरव की दिव्य भावना कुछ समय के लिए गायब हो गई, लेकिन फिर जल्दी ही ठीक हो गई। वो मन ही मन घबरा गया और जल्दी से अपनी चेतना के सागर का निरीक्षण किया और खुद को अचंभित होने से नहीं रोक सका। वो काला मनका अभी उसकी चेतना के सागर में चुपचाप लटका हुआ था और वे सुनहरे अक्षर काले मनके के चारों ओर घूम रहे थे, बहुत शांत दिख रहे थे। ये कैसी स्थिति थी? आरव एक पल के लिए अवाक रह गया। उसने ऐसी विचित्र घटना कभी नहीं देखी थी। आखिर ये काला मनका क्या था जो सुनहरे अक्षरों की लालची आंखों को जगा रहा था? ये बहुत स्पष्ट था कि सुनहरे अक्षरों ने अभी अभी उसके हाथों से काला मनका जबरदस्ती छीन लिया था। अब इसे देखकर यह काला मनका सिर्फ खास ही नहीं था, यह बस एक स्वर्ग विरोधी वस्तु थी। लेकिन जब आरव ने अपने शरीर की जांच की तो उसे किसी भी तरह का बदलाव नहीं दिखा। वो राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन साथ ही कुछ हद तक निराश भी हुआ। अगर यह मनका वाकई कोई स्वर्ग विरोधी वस्तु होती तो उसके शरीर में कुछ बदलाव लाना अच्छा होता। एक लंबी सांस छोड़ते हुए आरव ब्रेव को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। दूसरे लोगों से अलग, जो आंख मूंद कर खोज कर रहे थे, आरव को ब्रेव की मदद मिली। उसे जो कुछ भी मिला वो शीर्ष स्तर के खजाने थे। 2 घंटे बाद स्क्वायर कॉल्ड्रॉन के अलावा आरव की स्थानिक आत्मा कलाकृति ने और भी बहुत कुछ हासिल किया। बड़ी मात्रा में आत्मा की दवा, 20 से ज्यादा आत्मा की कलाकृतियां, जादुई कलाकृतियां, साथ ही बड़ी मात्रा में सार क्रिस्टल। अचानक आरव को लगा कि वो रातों रात करोड़पति बन गया है। ब्रेव उसे एक जड़ी बूटी के भंडार में ले गई। जड़ी बूटी के भंडार में हर स्तर की आत्मा की दवाएं थी। सिर्फ चौथे स्तर की औषधीय जड़ी बूटियां 1 दर्जन से ज्यादा थी। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि इस दूसरे स्तर पर वास्तव में कोई खतरा नहीं था। हर कोई पूरी तरह से ठीक ठाक सभा स्थल पर लौट आया, मानो यह दूसरा स्तर खास तौर पर लोगों के लिए खजाने की तलाश करने की जगह थी। आरव ने सहजता से स्टोरेज रिंग में रखी हुई चीजों को बुलाया। केवल 2 या 3 स्पिरिट आर्टिफैक्ट और कुछ औषधीय जड़ी बूटियां, जिनका उसे कोई उपयोग नहीं था। जब एल्डर शिवम ने आरव को मिली हुई चीजें देखी तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। भतीजा आरव को केवल यही मिली? आरव ने असहाय होकर आह भरी और कहा, हाँ, किस्मत अच्छी नहीं थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। शायद यहां कुछ भी अच्छा नहीं है, अन्यथा यहां कोई खतरा नहीं होता। एल्डर शिवम भी वास्तव में बहुत निराश था। सबसे अच्छी चीज जो उसे मिली वह थी 32 प्रतिबंध वाली स्पिरिट आर्टिफैक्ट। उसने आरव के सामने दिखावा भी किया, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। चाहे कोई इसे कैसे भी देखे, यह रहस्यमय संप्रदाय स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली था। 32 प्रतिबंध वाली स्पिरिट आर्टिफैक्ट सबसे अच्छी नहीं होनी चाहिए, है ना? यहां तक सोचते हुए एल्डर शिवम गुप्त रूप से रेस्ट्रिक्शन कंपास को देखने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसका मतलब यह भी था कि आरव ने धोखा नहीं दिया। यह वास्तव में काफी असामान्य था। वो स्पष्ट रूप से नहीं जानता था कि यहां अच्छी चीजें आरव की स्थानिक आत्मा कलाकृति के अंदर चुपचाप पड़ी थी। अंतिम गिनती में 2 64 प्रतिबंध आत्मा कलाकृतियां और 7 32 प्रतिबंध आत्मा कलाकृतियां दिखाई दी। जहां तक 8 प्रतिबंध और 16 प्रतिबंध की बात है तो स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ था। इसके अलावा सभी को जो सबसे अधिक मिला वो अभी भी साधना विधियां और मार्शल तकनीकें थी। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि आरव को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये ज्यादातर तीसरे या चौथे स्तर साधना विधियां और मार्शल तकनीकें थी। वे आरव के लिए बिल्कुल बेकार थी। अंतिम बात वितरण का मुद्दा था। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय और 10 राज्य संगठन संप्रदाय के 2 संप्रदायों के पास बोलने का सबसे बड़ा अधिकार था। गहन चर्चा के एक दौर के बाद 2 64 प्रतिबंध आत्मा कलाकृतियों को दोनों संप्रदायों द्वारा समान रूप से विभाजित किया गया। जहां तक 32 प्रतिबंध भावना कलाकृतियों का सवाल है, 4 स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के लिए और 3 10 राज्य संगठन संप्रदाय के लिए। इसके अतिरिक्त
स्वर्गीय आकाश संप्रदाय ने 10 राज्य संगठन संप्रदाय को 16 प्रतिबंध भावना कलाकृतियों के 4 टुकड़ों की क्षतिपूर्ति की। इनमें प्रतिबंध कंपास भी शामिल है। इसके लिए आरव ने लड़ाई लड़ी थी। यह रेस्ट्रिक्शन कंपास काफी दिलचस्प था। ऐसा लगता था कि यह अवरोध सरणी संरचनाओं की नकल कर सकता है। इसने आरव को काफी दिलचस्पी दिखाई। अन्य आत्मा कलाकृतियों के लिए उन्हें अन्य 6 महान संप्रदायों द्वारा विभाजित किया गया था। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय ने इन निम्न श्रेणी की आत्मा कलाकृतियों पर अपनी नाक घुमाई, जबकि 10 राज्य संगठन संप्रदाय को भी बहुत लाभ हुआ माना जाता था। वे स्पष्ट रूप से इस पर भी सौदेबाजी नहीं करेंगे। उन साधना विधियों और मार्शल तकनीकों 8 महान संप्रदायों ने पहले से चर्चा किए गए अनुपात का पालन किया। 10 राज्य संगठन संप्रदाय को कई चौथे स्तर की साधना विधियों और मार्शल तकनीकों को चुनने का मौका भी मिला। अब तक 10 राज्य संगठन संप्रदाय को इस रहस्यवादी क्षेत्र की यात्रा का सबसे बड़ा विजेता कहा जा सकता है। उन्होंने एक भी आदमी नहीं खोया, बल्कि सबसे अधिक प्राकृतिक खजाने और धन प्राप्त किया। दूसरी ओर स्वर्गीय आकाश संप्रदाय को देखें तो इस बार भेजा गया दल सबसे मजबूत था, लेकिन वर्तमान में केवल 10 लोग ही बचे थे। यद्यपि तीनों पुरखे यहां थे, लेकिन आरव द्वारा उनसे एक राशि वसूल किए जाने के बाद उनकी आय संभवतः 10 राज्य संगठन पंथ से भी कम थी। सब कुछ ठीक से वितरित किया गया था। सबके सामने एक नई समस्या सामने आई कि तीसरे स्तर का प्रवेश द्वार कहाँ है। 8 पंथों में से अभी भी लगभग 30 लोग बचे थे, लेकिन इन सभी लोगों ने कहा कि लौटने के बाद उन्हें तीसरे स्तर का प्रवेश द्वार दिखाई नहीं दिया। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो सभी के दिल में अपना अपना निर्णय है। ये इटर्नल स्प्लेंडर प्यालेस एक ऐसा पंथ होना चाहिए जिसके पास अपने चरम पर 5वें स्तर के विशेषज्ञ हों। लेकिन 8 पंथों को अब जो चीजें मिली हैं वे मूल रूप से चौथे स्तर और चौथे स्तर से नीचे की सभी है। फिर 5वें स्तर के लेख कहा गए। ये मुख्य पेंट था। दक्षिणी क्षेत्र के 8 महान संप्रदायों के लिए 5वें स्तर निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। यदि उन्हें 5वें स्तर की साधना पद्धति प्राप्त हो जाती तो उनके संप्रदाय की शक्ति में निश्चित रूप से गुणात्मक उछाल आता। किसी को यह जानना था कि वर्तमान में आकाश के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ केवल तीसरे स्तर के सोल सागर क्षेत्र में थे। भतीजा आरव, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास तीसरे स्तर में प्रवेश करने का कोई तरीका है? एल्डर शिवम भी असमंजस में थे कि क्या करें और केवल आरव से पूछ सकते थे। लेकिन आरव भी उस समय अनजान था और उसने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई विचार नहीं, या शायद तीसरा स्तर है ही नहीं। एल्डर शिवम ने कहा, यह कैसे संभव है? 5वें स्तर के विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से इस इटर्नल स्प्लेंडर प्यालेस में मौजूद थे, और जब से हमने रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश किया है तब से अब तक हमने केवल चौथे स्तर की चीजें ही देखी है। फिर 5वें स्तर की वस्तुओं के बारे में क्या? आरव मुस्कुराए और कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इटर्नल स्प्लेंडर प्यालेस को स्पष्ट रूप से एक गंभीर झटका लगा था, या शायद 5वें स्तर की वस्तुओं को उनके दुश्मनों ने लूट लिया था। सच में आरव बस यही कह रहा था, यहां तक कि उसे खुद भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। पहले स्तर और दूसरे स्तर की वस्तुओं को पूरी तरह से संरक्षित किया गया था। इससे कम से कम ये तो पता चला कि इस महान हॉल को भारी नुकसान नहीं हुआ। फिर तीसरा स्तर निश्चित रूप से मौजूद था, सिवाय इसके कि तीसरे स्तर का प्रवेश द्वार कहाँ था। जाहिर है दूसरे स्तर के सभी कमरों की सभी ने तलाशी ली और उन्हें कोई स्पष्ट प्रवेश द्वार नहीं मिला। ठीक इसी समय आरव के दिल में अचानक एक अशुभ पूर्वाभास का संकेत पैदा हुआ, जैसे कि अभी कोई खतरा आ रहा हो। लेकिन जब उसने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया तो उसे कुछ भी खतरनाक नहीं मिला। आरव उस जेड स्लिप के टुकड़े की सामग्री को याद किए बिना नहीं रह सका। क्या यह हो सकता है? लेकिन जैसे ही आरव सोच रहा था, अचानक उसके पैरों के नीचे से गड़गड़ाहट की आवाज आई। पूरा इटर्नल स्प्लेंडर प्यालेस इस क्षण में कांप उठा मानो भूकंप आ रहा हो। बहुत से लोगों के पैर लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर पड़े। ये क्या है? क्या हुआ? इतना भयंकर भूकंप? रहस्यवादी क्षेत्र ढह तो नहीं रहा है ना? छोड़ो, तुम कवे की चोंच। और कुछ कहोगे तो तुम्हारा ये पिता तुम्हारा मुंह फाड़ देगा। एक पल के लिए 8वें संप्रदाय के शिष्य अव्यवस्थित हो गए। प्यालेस के एक कोने में एक रोशनी चमकी और कई छायाएं दिखाई दी। इन लोगों के चेहरे बहुत ही खुरदरे थे। उनका पहनावा आरव की संगत से बिल्कुल अलग था। हाँ, कई हजार साल हो गए। हमारी भयंकर आंधी दुनिया आखिरकार फिर से अनंत दुनिया पर उतर आई। एक घनी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बेतहाशा हंसा। भयंकर आंधी दुनिया के अनुयायी रजित बरिस्टो को सम्मान अर्पित करता है। उस घनी दाढ़ी वाले बलिष्ठ व्यक्ति के जोर से हंसने के बाद एक व्यक्ति सलामी देने के लिए आगे आया। यह बिल्कुल रजित था, और वर्तमान रजित कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार नहीं था। वो आश्चर्यजनक रूप से पहले से ही एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ था। पता चला कि जब वो 10 राज्य संगठन के साथ यात्रा कर रहा था तो वो हमेशा अपनी ताकत छुपा रहा था।
यहां तक कि आरव ने भी आश्चर्यजनक रूप से इसे महसूस नहीं किया। उस घनी दाढ़ी वाले बलिष्ठ व्यक्ति ने रजत को एक नजर देखा और तेज आवाज में कहा, क्या ये 6 एक्सट्रीम सील ग्रैंड आरे आपने तोड़ा था? रजत ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, हाँ, हम बचे हुए लोग हजारों सालों से इस अंतहीन दुनिया के दक्षिणी क्षेत्र में छिपे हुए हैं और आखिरकार गठन को तोड़ने का तरीका और सील का स्थान मिल गया है। आज गठन को तोड़ने का सौभाग्य वास्तव में मेरे बंगनी महल के अनुयायियों की कई हजार सालों की लंबी चौड़ी इच्छा है। झाड़ीदार दाढ़ी वाला मोटा आदमी हंसते हुए बोला, हाँ, ये भी सोचा कि तुम लोगों में हिम्मत है। उस समय तुम सबको अंतहीन दुनिया में छोड़ना पिछली पीढ़ी के पवन सम्राट का दिव्य प्रहार था। सोचो कि आज आखिरकार उसका फल मिला। तुम्हें रजत कहा जाता है ना? अच्छा, मैंने तुम्हें याद किया। मैं तुम्हारे योगदान की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दूंगा। रजत ने बहुत खुश होते हुए कहा, राजत खुद का श्रेय लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। मेरे बंगनी महल समूह ने अपमान को सह लिया और भारी बोझ उठाकर सिर्फ आज के लिए दक्षिणी डोमेन भूमि में निवास किया। झाड़ीदार दाढ़ी वाला मोटा आदमी सिर हिलाकर बोला, ठीक है, तुम्हें अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दिल में अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारी ताकत अच्छी है, बस ऐसा दिखावट इस अनंत दुनिया की कायरतापूर्ण शक्ल बन गई। रजत मुस्कुराया और बोला, क्या हमारा भयंकर आंधी दुनिया ये करने के लिए अंतहीन दुनिया में प्रवेश नहीं करना चाहता था? घनी दाढ़ी वाला मोटा आदमी दंग रह गया, लेकिन फिर जोर से हंसा और बोला, हाँ, तुमने जो कहा वो सही है। ओह ठीक है, मुझे शाश्वत कपाड़िया कहा जाता है। ये तीनों मेरे कुल के लोग हैं, मिलन कपाड़िया, सर्किट कपाड़िया और जगत कपाड़िया। रजत ने हाथ जोड़कर सलाम करते हुए कहा, मैंने तीनों बारिस्टरों को देखा है। शाश्वत कपाड़िया ने हाथ हिलाते हुए कहा, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, आपकी ताकत उनके बराबर है, बस एक दूसरे को भाई की तरह संबोधित करें। ये 6 एक्सट्रीम सील ग्रैंड अरे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। हालांकि आपने इस तरफ से फॉर्मेशन के बेस को तोड़ दिया है, लेकिन अभी केवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र ही गुजर सकते हैं। मैंने पहले ही उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है, वे बहुत जल्द ही लोगों को भेजेंगे ताकि वे भव्य सरणी को तोड़ना जारी रख सकें। दोनों दुनियाओं को पूरी तरह से जोड़ने के लिए शायद अभी भी आधे साल से लेकर 1 साल तक का समय चाहिए। इस अवधि के दौरान हमें इस मार्ग की अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी। रजीत ने सिर हिलाया और कहा, बड़े भाई कपड़िया ने जो कहा वो सही है। दरअसल 6 एक्सट्रीम सील ग्रैंड एरे अनंत दुनिया के दक्षिणी डोमेन में एक रहस्यवादी क्षेत्र के भीतर है। मैं रहस्यवादी क्षेत्र की खोज करने वाली टीम के अंदर घुस गया और इस बार एक साथ आया। जब वो बोल रहा था, रजत ने रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद की स्थिति को संक्षेप में बताया। शाश्वत कपड़िया ने यह सुनकर पूरी तरह से उदासीन हो गया और कहा, पता चला कि यह क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के छोटे कमीनों का एक समूह है। हमें से कुछ ही काफी है। भाई रजत, हम चारों भाइयों के साथ मिलकर उनका सफाया कर दो। रजीत ने सम्मानपूर्वक कहा, हाँ। काफी देर बाद हिलता हुआ इटरनल स्प्लेंडर पाइलेस आखिरकार शांत हो गया, लेकिन यह पहले से ही एक बड़ी गड़बड़ी में था। इटरनल स्प्लेंडर पाइलेस को पहले से ही सरणी संरचनाओं के साथ मजबूत किया गया था। हालांकि झूलना बहुत तीव्र था, लेकिन यह बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं था। ये आखिर क्या हुआ? यह अभी इतनी हिंसक रूप से क्यों हिल रहा था? एल्डर सिभम के शब्द आरव की ओर निर्देशित थे। आरव ने अपना सिर हिलाया, लेकिन अचानक कुछ सोचा और उसकी अभिव्यक्ति अनायास ही काफी बदल गई। उसका आकार हिल गया और एक बंगनी महल के शिष्य के पास आ गया। उसका कॉलर पकड़ते हुए उसने पूछा, जल्दी बताओ, राजत कहाँ है? बंगनी महल संप्रदाय के शिष्य को पहले तो आश्चर्य हुआ, उसके बाद उसे भी अचानक एहसास हुआ और उसने कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रजत। हाँ, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रजत कहाँ है? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रजत कब गायब हो गए? आरव ने दांत भींचे और बंगनी महल संप्रदाय के उस शिष्य को जमीन पर पटक दिया। वो पूरे समय उस शिष्य की आंखों पर नजर रखे हुए था। अगर वो झूठ बोलता तो निश्चित रूप से उसकी नजर से बच नहीं सकता था। बंगनी महल संप्रदाय के उस शिष्य को भी नहीं पता था कि रजत कब गायब हो गया या वो क्या करने गया। ये और भी अजीब था। रजत जो कुछ करने जा रहा था उसके बारे में उसके साथी संप्रदाय के लोग भी नहीं जानते थे। अनजान। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने पहली बार रजत को देखा तो उसे बहुत अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि इस बंदे को शुरू से ही कोई समस्या थी। जब एल्डर सिभम ने देखा कि आरव इस तरह अपना संयम खो रहा है तो वो भी बहुत चौंक गया। उसने आगे आकर पूछा, भतीजे आरव, क्या हुआ? ये रजत कौन है? एल्डर सिभम की हैसियत के कारण वो स्पष्ट रूप से एक क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट पर ध्यान नहीं देगा। रजत के गायब होने से आरव के दिल में एक गहरी बेचैनी पैदा हो गई। उसे लग रहा था कि पहले आए भूकंप का निश्चित रूप से रजत से कोई संबंध है। आखिर उसने क्या किया? आरव ने रजत की पहचान के बारे में संक्षेप में बताया। वो भी नहीं जानता था कि सही मायने में रजत कौन है। अब इसे देखते हुए
रजत की शायद कोई अज्ञात पहचान थी और रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने का उसका लक्ष्य उसके लोगों के समूह से अलग था। जब एल्डर सिभम ने आरव के शब्द सुने तो वो भी समझ नहीं पाया और कुछ हद तक अनिश्चित था। हमें जल्दी से यहां से चले जाना चाहिए, मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है। इस समय एल्डर सिभम को भी स्पष्ट रूप से परेशानी का आभास हुआ। आरव ने आह भरी और कहा, बहुत देर हो चुकी है, मुझे डर है कि हमारा निकास पहले ही बंद हो चुका है। उसके शब्द अभी फीके भी नहीं पड़े थे कि अचानक एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। सभी के सामने 5 छायाएं दिखाई दी। जब 8 संप्रदायों के शिष्यों ने इन 5 लोगों को देखा तो उन सभी को बहुत ही दमनकारी भावना महसूस हुई। शाश्वत कपाड़िया और उनके 3 भाइयों के जंगली रूप ने सभी को जो दृश्य झटका दिया वो बहुत ही तीव्र था। जब एल्डर सिभम ने शाश्वत कपाड़िया को देखा तो उनकी आंखें अनायास ही केंद्रित हो गई। 5वां स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र। एल्डर सिभम ने ठंडी सांस ली। 5वें स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वे मुकाबला कर सके। शाश्वत कपाड़िया उन सभी की देखभाल कर सकता था, लेकिन आरव की नजर रजत के शरीर पर रुक गई और उसी तरह एक असमंजस की लहर महसूस हुई। वर्तमान में पता चला है कि 8वें स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र रजत वास्तव में पहले से ही तीसरे स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र था। शाश्वत कपाड़िया का 5 लोगों का समूह, एक 5वें स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र और 4 तीसरे स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र। वे कैसे लड़ने वाले थे? इस तरह की लाइनअप को देखकर हर किसी ने निराशा व्यक्त की। भाई रजत, क्या ये लोग अंतहीन दुनिया के लोग हैं जिन्होंने आपके साथ मिलकर रहस्यमय क्षेत्र की खोज की थी? शाश्वत कपाड़िया ने ऐसे पूछा जैसे वहां कोई और मौजूद ही न हो। रजत ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है, हमें से सैकड़ों लोग इस यात्रा पर आए। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के अधिकांश बुजुर्गों को पहले ही हेवनली थंडर एसेंस लोकिंग ग्रैंड एरे द्वारा नष्ट कर दिया गया है। केवल यही लोग बचे हैं। शाश्वत कपाड़िया ने तिरस्कारपूर्ण चेहरे के साथ कहा, चींटियों का एक समूह। क्या असली दुनिया के लोग इतने कमजोर हैं? रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, अंतहीन दुनिया के मूल निवासी हमारे भयंकर आंधी दुनिया के समकक्ष कैसे हो सकते हैं? उस समय यदि दिव्य संरचना संप्रदाय ने दायरे के मार्ग को सील करने के लिए पूरे संप्रदाय की ताकत का बलिदान नहीं दिया होता तो प्राचीन दुनिया बहुत पहले ही हमारी भयंकर आंधी दुनिया की होती। उन्हें इतने हजार वर्षों तक स्वतंत्र रूप से घूमने का अवसर कैसे मिल सकता है? यह सुनकर शाश्वत कपाड़िया हंस पड़े और बोले, हाँ, रजत भाई ने जो कहा वो सही है, लेकिन जल्द ही अंतहीन दुनिया हमारी हो जाएगी। इस समय बंगनी महल संप्रदाय के एक शिष्य ने कमजोरी से पूछा, रजत भाई, क्या आप हमारे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रजत हैं? आपने अभी अभी भयंकर आंधी दुनिया के बारे में कुछ कहा, यहां क्या हो रहा है? रजत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शायद आप अभी तक नहीं जानते, है ना? हमारे बंगनी महल संप्रदाय के उच्चतर समूह के सभी लोग भयंकर आंधी दुनिया के बचे हुए लोग हैं। अंतहीन दुनिया में रहने का हमारा मिशन पवन सम्राट के आगमन का स्वागत करने के लिए 2 दुनियाओं के मार्ग को खोलना है। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों, आप और मैं साथी संप्रदाय के प्रशिक्षु हैं। यदि आप अभी मेरे भयंकर आंधी दुनिया के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं आपको बाहर निकलने का रास्ता दे सकता हूं। बैंगनी महल संप्रदाय के उन शिष्यों को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि भयंकर आंधी दुनिया क्या है, लेकिन अगर वो थोड़ा भी समझदार था तो उसे यह भी पता था कि रजत वर्तमान में भयंकर आंधी दुनिया का निवासी नहीं है। रजत की बातें सुनकर जूनियर अप्रेंटिस भाई सीसीर का चेहरा अनायास ही धूल के रंग का हो गया। एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उस पल रजत की नजर आरव पर पड़ी। जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव, हम फिर से मिलते हैं। इस पूरे रास्ते में मैं जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव की देखभाल का वास्तव में ऋणी हूं। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी जो कुछ भी हो रहा था वो आरव की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। भले ही आरव ने सब कुछ गणना की हो, लेकिन इतने बड़े बदलाव की भविष्यवाणी करना भी असंभव था। इस यात्रा के दौरान शुरू से अंत तक सबसे बड़ा विरोधी स्वर्गीय आकाश समूह था। आरव का ध्यान स्वाभाविक रूप से एल्डर सिभम पर होगा। आरव ने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा होगा कि 8वीं स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र इतना बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। अकेले ही ये सोचना कि यह रहस्यवादी क्षेत्र यात्रा वास्तव में 2 दुनियाओं के बीच विवाद को शामिल करेगी। इस क्षण आरव को आखिरकार समझ में आ गया कि जेड स्लिप के टुकड़े की सामग्री का क्या मतलब है। आक्रमण अंतहीन दुनिया में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी की ओर इशारा नहीं करता था, बल्कि भयंकर आंधी दुनिया के आक्रमण की ओर इशारा करता था। अपने पिछले जीवन में दक्षराज दिव्य क्षेत्र में पैदा हुए थे और दिव्य क्षेत्र में पले बढ़े थे। निचले क्षेत्रों के बारे में जो कुछ भी वे जानते थे वो अभिलेखों से समझा गया था। अनगिनत निचले विमान थे। कुछ दुनियाएं अन्य दुनियाओं के साथ नहीं मिलती थी, जबकि ऐसी दुनियाएं थी जिनके पास अन्य दुनियाओं के लिए एक क्षेत्र मार्ग था। एक बार जब यह मार्ग खुल जाता था
तो दोनों दुनियाओं में अक्सर भयंकर युद्ध होता था। यहां तक कि ऐसे क्षेत्र भी थे जहां अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो हर कुछ 100 साल में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ जाता। ऐसी दुनिया में रहना दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे कब मरेंगे। इस तरह के युद्ध की उत्पत्ति आमतौर पर संसाधनों को लूटने के लिए होती थी, लेकिन बाद में ये एक घातक झगड़ा बन जाता था। बहुत स्पष्ट रूप से भयंकर आंधी दुनिया ने कई हजार साल पहले अंतहीन दुनिया पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन अंतहीन दुनिया ने मार्ग को सील कर दिया था, और अब ये सील रजत ने तोड़ दी है। मार्ग के फिर से खुलने का मतलब ये हो सकता है कि अंतहीन दुनिया अब से दुख की खाई में डूब जाएगी। आरव की वर्तमान अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी नहीं थी। रजत ने उसके हाथों काफी नुकसान उठाया। अब इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इसे धैर्यपूर्वक सहन कर रहा था। उसका लक्ष्य इटरनल स्प्लेंडर प्यालेस में घुसपैठ करना था। अभी रजत ने अपना मिशन पूरा कर लिया था और अपनी असली ताकत भी दिखा दी थी। अपने पैरों का इस्तेमाल करके सोचने से पता चलता है कि वो फिर से अपना चेहरा पाना चाहता था। आरव जानता था कि यहां एक भी व्यक्ति बच नहीं सकता। बस इतना था कि रजत शायद उस पर बहुत जोर देने वाला था, है ना? अगर रजत अकेला होता तो बात बन जाती, लेकिन वो घनी दाढ़ी वाला तगड़ा आदमी से आरव मुकाबला नहीं कर सकता था, भले ही उसके पास 18 तलवारें हों। इस समय आरव भागने की रणनीति के बारे में सोचने के लिए अपने दिमाग में गियर पूरी गति से घुमा रहा था। वो चुपचाप हार्ट लाइक स्टिल वाटर स्टेट में प्रवेश कर गया। हार्ट लाइक स्टिल वाटर स्टेट में उसके विचार और भी शांत और तीव्र हो गया। आरव के पास खुद को हार्ट लाइक स्टिल वाटर स्टेट में बनाए रखने का कोई तरीका नहीं था। इससे बहुत अधिक मानसिक शक्ति समाप्त हो जाती। लेकिन समय बीतने के साथ आरव की हार्ट क्षेत्र की साधना पहले से ही आगे बढ़ गई। अब हार्ट लाइक स्टिल वाटर स्टेट में उसने जो समय बिताया वो ग्रेट मार्शल एकेडमी के समय की तुलना में पहले से ही बहुत लंबा था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रजत ने खुद बहुत गहराई से छुपाया। यदि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रजत ने खुद की साधना को पहले ही प्रदर्शित कर दिया होता तो मैं भी आपके सामने अपनी अपर्याप्तता दिखाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि यहां तक बात करते हुए आरव की नजर तीखी हो गई। चूंकि आपने तब अपनी साधना को छिपाया था, इसलिए वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रजत का हक तो मैंने उसे नोट कर लिया है। अब इसे देखते हुए जब राजत ने भेड़ियों के झुंड को फुसलाया तो यह स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि वो अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों के सामने अपनी ताकत को उजागर नहीं करना चाहता था। रजत चाहे जो भी उद्देश्य हासिल करना चाहता था, क्योंकि यह जानबूझकर किया गया था और इससे उसके करीबी लोगों को नुकसान पहुंचा था, तो यह पूरी तरह से एक अलग मामला था। रजत की चाल गहरी थी। वर्तमान में उनके पक्ष में पूरी ताकत थी। वो आरव की धमकी को दिल पर क्यों लेगा? हुर हुर, क्या संयोग है। मैं भी जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव को हिसाब बराबर करने के लिए खोजने आया था, रजत ने हंसते हुए कहा। आरव को अचानक कुछ याद आया और उसने अपनी ठंडी अभिव्यक्ति को दूर करते हुए मुस्कुराहट में बदलते हुए कहा, ओह ठीक है, मैं लगभग भूल ही गया था। लगता है कि सीनियर अप्रेंटिस भाई रजत मुझसे सोल जेड वापस लेना चाहते हैं। लेकिन आरव के ये शब्द शाश्वत कपड़िया को सुनाने के लिए कहा गया था। सोल जेड। शाश्वत कपड़िया ने पहले भी सोल जेड नाम सुना था। आरव के मुंह से इस समय इसका जिक्र सुनकर वो उत्सुकता से मुंह फेरे बिना नहीं रह सका। लेकिन रजत मन ही मन घबरा गया और चाहता था कि वो आरव को तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दे। आरव का यह कदम बहुत क्रूर था। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए सोल जेड अनिवार्य रूप से एक अनूठा प्रलोभन था। भले ही शाश्वत कपाड़िया को सोल जेड के कार्य के बारे में पता न हो, आरव भी शायद इसे बता देते। ये एक स्पष्ट रूप से खुली साजिश थी, एक बेपर्दा कलह का बीज बोना। लेकिन रजत भी एक बहुत ही तेज दिमाग वाला व्यक्ति था। उसके चेहरे पर भाव बिल्कुल भी नहीं बदले और उसने शाश्वत कपाड़िया से बेफिक्र होकर कहा, इससे पहले मैं कुछ सोल जेड हासिल करने के लिए भाग्यशाली था, लेकिन रास्ते में इसका बड़ा हिस्सा इस बदमाश ने जबरन हड़प लिया। मैं बस इस बदमाश को मारने की योजना बना रहा था ताकि बड़े भाई शाश्वत कपाड़िया को भेंट करने के लिए सोल जेड हासिल कर सकूं। हालांकि शाश्वत कपाड़िया की ताकत बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन दिमागी खेल के मामले में वो स्पष्ट रूप से रजत से तुलना नहीं कर सकता था। उसने अनजाने में सिर हिलाया और कहा, तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आत्मा संघन क्षेत्र के एक लड़के के शरीर पर आत्मा जेड जैसे अमूल्य खजाने को छोड़ना, क्या यह भगवान के अच्छे उपहार की बर्बादी नहीं है? जल्दी से उसे मार डालो और इस काम को खत्म करो। यह शाश्वत कपाड़िया स्पष्ट रूप से एक हिंसक और अत्याचारी व्यक्तित्व था। वो इन लोगों पर एक भी सांस बर्बाद करने की जहमत नहीं उठा सकता था। रजत ने ठंडी हंसी उड़ाई और आरव की ओर देखा। जब उसने आरव पर हमला किया तो तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की आभा अचानक से मुक्त हो गई। लेकिन जो उसका इंतजार कर रहा था वो तलवार की कठपुतलियां थी। 18 तलवार की कठपुतलियां अचानक प्रकट हुई।
रजत तुरंत लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन में गिर गया। रजत पहले तो इस दृश्य से डर गया और उसने सोचा कि आरव ने कोई शक्तिशाली चाल चली है। जब उसने देखा कि इन तलवार की कठपुतलियों में केवल अंतिम चरण की क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र शक्ति थी, तो उसने अनजाने में ठंडी हंसी उड़ाई और कहा, तुच्छ चाले। लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि वो बहुत भोला था। तलवार की इन घनी छायाओं ने उसे तब तक मजबूर किया जब तक कि उसके पास पलटवार करने की ताकत नहीं रह गई। शाश्वत कपाड़िया की आभा पूरे समय एल्डर शिवम, एल्डर दयाराम और एल्डर मनीष, एल्डर बल्लभ, इन 3 लोगों पर टिकी रही। जब तक वे तीनों आगे बढ़ने की हिम्मत करते, वो वज्र जैसा हमला कर देता। शाश्वत कपाड़िया की राय में 8वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र से निपटने वाले 3रे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र रजत को निश्चित रूप से निष्कर्ष के रूप में तुरंत मार दिया गया था। कौन जानता था कि रजत को वास्तव में देरचरण के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र कठपुतलियों के एक समूह द्वारा अवरुद्ध किया गया था। क्या भाई रजत प्राचीन दुनिया में बहुत लंबे समय तक रहे और आपकी युद्ध शक्ति तब तक गिर गई जब तक कि आप क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र कठपुतलियों के एक समूह को भी नहीं हरा पा रहे हैं? शाश्वत कपाड़िया ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। भयंकर दुनिया के मार्शल कलाकार अपनी व्यक्तिगत शक्ति का सम्मान करते थे और व्यू रचना जैसी गहन चीजों को बिल्कुल नहीं समझते थे। इसलिए वो इन तलवार कठपुतलियों के साथ वास्तविक स्थिति को पूरी तरह से नहीं देख सकता था। रजीत अपने दिल में कड़वाहट से रो रहा था। इस असभ्य साथी के साथ तर्क करने का कोई तरीका नहीं था। एक मूर्ख भी बता सकता है कि ये कठपुतलियां असाधारण थी। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बड़े भाई शाश्वत कपाड़िया, इन कठपुतलियों को एक गूढ़ व्यू रचना का उपयोग करके आरव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये बहुत शक्तिशाली है, मैं इसे अकेले नहीं संभाल सकता, तलवार कठपुतलियों से निपटते हुए रजत ने कहा। हालांकि वो वास्तव में इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वो वास्तव में इन तलवार कठपुतलियों को थोड़े समय के भीतर नहीं हरा सकता था, भले ही ये आरव की असली युद्ध शक्ति न हो। फिर भी रजत को शाश्वत कपाड़िया से मदद मांगने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने शुरू में एक अच्छा प्रदर्शन दिखाने के बारे में भी सोचा था। कौन जानता था कि उसने अपने ही पैर कुचलने के लिए पत्थर उठाया था। रजत की शाश्वत कपाड़िया छाप मूल रूप से बहुत अच्छी थी। आखिरकार उन्होंने बंगनी महल संप्रदाय की उत्कृष्ट सेवा की, लेकिन अब शाश्वत कपाड़िया का रजत के प्रति तिरस्कार उनके दिल की गहराइयों से निकला। बंगनी महल संप्रदाय का मार्शल युग अत्यंत समृद्ध था। सभी मार्शल कलाकारों को अपनी युद्ध शक्ति पर अत्यंत दृढ़ विश्वास था। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के रजत ने वास्तव में उनसे आत्मा संघनन क्षेत्र से निपटने के लिए मदद मांगी। जिस तरह से शाश्वत कपाड़िया ने इसे देखा, रजत अंतहीन दुनिया में बहुत लंबे समय तक रहे थे और पहले से ही उस गौरव को खो चुके थे जो एक बंगनी महल समुदाय के मार्शल कलाकारों के पास होना चाहिए था। लेकिन शाश्वत कपाड़िया भी मामले की गंभीरता को जानते थे और उन्होंने किनारे बैठे जगत कपाड़िया से कहा, जगत कपाड़िया, तुम जाओ और परीक्षण करो कि इन घटिया कठपुतलियों में क्या अद्भुत पहलू है। जगत कपाड़िया ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बड़े भाई। एल्डर दयाराम ने इन असभ्य लोगों को लड़ाई में शामिल होते देखा और घबराहट में वो आगे बढ़ना चाहता था। शाश्वत कपाड़िया ने ठंडी सांस ली और कहा, जो भी आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा वो सबसे पहले मरेगा। शब्द संक्षिप्त थे, लेकिन निवारक प्रभाव प्रभावशाली था। शाश्वत कपाड़िया की उस शक्तिशाली आभा ने तीनों लोगों को तब तक कुचल दिया जब तक कि उनकी सांस पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई। एल्डर दयाराम को यह भी पता था कि एक बार जब यह शाश्वत कपाड़िया हमला करेगा तो यह निश्चित रूप से धरती को हिला देगा। वो निश्चित रूप से मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन अब आरव 2 से अकेले लड़ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे अपने हाथ मोड़कर ऐसे ही देखना पड़े? एक पल के लिए एल्डर दयाराम का अंतर्मन अतुलनीय रूप से व्यथित हो गया। हाथ बंटवारे के लिए उन्हें शायद ही कोई मौका मिले। बिना उंगली उठाए उसके दिल में यह दरार किसी भी तरह से साफ नहीं हो सकती थी। शांत हो जाओ एल्डर दयाराम, मैं अभी भी टिक सकता हूं। तभी आरव की आतंरिक आवाज आई। न जाने क्यों आरव के शब्द सुनकर एल्डर दयाराम का बेचैन मूड तुरंत शांत हो गया। जगत कपाड़िया की आभा चारों लोगों में सबसे कमजोर थी। केवल शुरुआती चरण के 3रे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की तरह वो गठन के सामने आया और अपनी आभा जारी की। 8 संप्रदाय के लोगों के चेहरे बदल गए। क्या ये वास्तव में 3रे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र द्वारा जारी की गई आभा है? एल्डर बल्लभ ने चौंक कर कहा। एल्डर बल्लभ के चेहरे पर गंभीरता थी क्योंकि उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये व्यक्ति जिसे जगत कपाड़िया कहा जाता है निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति है जो युद्ध में अनुभवी है। उसकी असली युद्ध शक्ति बेहद मजबूत है। ये दृश्य देखकर एल्डर दयाराम का हृदय, जो अभी अभी शांत हुआ था, पुनः तीव्र तरंगे उठने लगी। जगत कपाड़िया ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उस संरचना में प्रवेश किया। जगत कपाड़िया की आभा फैल गई।
मुट्ठियों की तकनीक ने तब तक प्रहार किया जब तक कि वो अभेद्य नहीं हो गई। एक क्षण के लिए अंतहीन खनकने की आवाजें सुनाई देने लगी। जगत कपाड़िया ने वास्तव में लोहे की मुट्ठियों की जोड़ी से उन असंख्य तलवार की छायाओं से जोरदार टक्कर ली। जब विशेषज्ञ अपना कदम बढ़ाते तो असली और नकली एक नजर में स्पष्ट हो जाते। इस जगत कपाड़िया की शक्ति वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली थी। एल्डर शिवम और एल्डर दयाराम दोनों पहले भी लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन में गिर चुके थे और इस सरणी संरचनाओं के कौशल से गहराई से परिचित थे। बस तलवार की छायाएं, जो कभी भी कहीं से भी आ सकती थी, लोगों को पागल करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन ये जगत कपाड़िया तुरंत प्रतिक्रिया कर सकता था, चाहे तलवार व्यू रचना में किसी भी दिशा से आए और सटीक प्रतिक्रिया दे। ये पूरी तरह से लड़ने की प्रवृत्ति थी। जगत कपाड़िया के कार्यों को उसके दिमाग से समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और उसकी मुट्ठी पहले ही आ जाती थी। ऐसी दुर्जय लड़ाई की प्रवृत्ति ने सभी को ठंडी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि एल्डर शिवम भी खुद को जगत कपाड़िया की ताकत से माप रहा था। उसका क्षेत्र जगत कपाड़िया से थोड़ा ऊपर था, लेकिन अगर वे वास्तव में आमने सामने होते तो शायद वो कोई लाभ नहीं उठा पाता। किसी ने भी ये नहीं देखा कि इन अंतहीन दुनिया के लोगों के बीच व्यू रचना के अंदर कोई जगमगाती आंखों से जगत कपाड़िया को देख रहा था, जैसे कि वो विचारों में डूबा हुआ हो। जगत कपाड़िया की मुट्ठी कला में एक बहुत ही मजबूत व्यक्तिगत शैली थी। हालांकि उसने अभी तक सही इरादा नहीं बनाया था, लेकिन वो पहले से ही इससे बहुत दूर नहीं था। तुषार की आंखें जगत कपाड़िया की मुट्ठियों पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे उसके दिल में समझ की एक झलक पैदा हुई। ये जगत कपाड़िया की मुट्ठी कितना मजबूत है। आरव, क्या वो अकेले 2 लोगों से लड़ते हुए टिक सकता है? ईशान चिंता में डूबा रहा। पता नहीं, लेकिन इस समय मैं भी अपनी बुद्धि के अंत पर हूं। एल्डर दयाराम ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। आरव, तुम्हें निश्चित रूप से टिके रहना होगा, तुम्हें मजबूत रहना होगा। ईशान ने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा। जब से उसकी दिव्य आत्मा कीमिया मास्टर की पूर्णता तक पहुंची है, हालांकि आरव की आत्मा शक्ति में बहुत वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन उसकी सहन शक्ति बहुत बढ़ गई है। वर्तमान में सरणी संरचना के भीतर 2 तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्रों का सामना करना, जबकि ये आरव पर कुछ हद तक बोझिल था, ये अभी भी उसकी सीमाओं से बहुत दूर था। जगत कपाड़िया की ताकत ने भी आरव को काफी आश्चर्यचकित किया, लेकिन ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक मूर्ख था जो सरणी संरचनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता था। सरणी संरचना में प्रवेश करने के बाद वो रजत की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाया। वे दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अगर जगत कपाड़िया सरणी संरचनाओं को थोड़ा समझ लेता और संरचना को तोड़ने के लिए रजत के साथ हाथ मिला लेता, तो आरव पर दबाव तुरंत बहुत अधिक हो जाता। लेसर 9 रिवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन का सामना करते हुए मूल रूप से इस एकमात्र रास्ते का उपयोग करके संरचना को तोड़ना ही एकमात्र रास्ता था। हालांकि अब सरणी संरचना के अंदर 2 लोग थे। वे अलग अलग लड़ रहे थे और अपने हमलों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ थे। आरव के लिए खतरा भी स्वाभाविक रूप से काफी कम हो गया, लेकिन इस समय शाश्वत कपाड़िया को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। वो जगत कपाड़िया की लड़ाकू ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। हालांकि 4 भाइयों में उसकी ताकत सबसे कमजोर थी, लेकिन इन कुछ लोगों का सामना करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जगत कपाड़िया के कठपुतली संरचना में प्रवेश करने के बाद उन्होंने वास्तव में एक भी तरंग नहीं हिलाई। पलक झपकते ही दर्जनों चालें बीत गई, लेकिन कठपुतलिया अभी भी हिमालय की तरह स्थिर थी। उस 8वें स्तर की आत्मा संक्षेत्र बव्वा ने वास्तव में पराजित होने का जरा भी संकेत नहीं दिखाया। शाश्वत कपाड़िया का चेहरा उतर गया। उन्होंने मिलन कपाड़िया और सर्किट कपाड़िया से कहा, तुम दोनों भी जाओ। मुझे विश्वास नहीं है कि 8वें स्तर का एक छोटा सा आत्मा संघनन क्षेत्र स्वर्ग को उलट सकता है। एक बार जब शाश्वत कपाड़िया के शब्द सामने आए तो एल्डर दयाराम और बाकी लोग बहुत चौंक गए। तुम लोग बहुत बेशर्म हो। 4C ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र एक आत्मा संघ क्षेत्र से लड़ रहे हैं। क्या आप लोगों को अभी शर्माती है? एल्डर दयाराम ने बड़े क्रोध में कहा। शाश्वत कपाड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम बहुत ही बेपरवाह हो? एल्डर दयाराम ने दांत पीसते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर मैं बेपरवाह हूं? शाश्वत कपाड़िया ने मिलन कपाड़िया और सर्किट कपाड़िया की ओर रुख किया और अपनी आंखों से उन्हें और तेजी से हमला करने का संकेत दिया। एल्डर दयाराम बहुत चिंतित थे और उन्हें रोकना चाहते थे। अचानक उनकी आंखों के सामने एक धुंधलापन आ गया, जिसने अनजाने में उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया। वो जल्दी से पीछे हट गए, लेकिन वो आकृति उनसे भी तेज थी। बहुत धीमा। शाश्वत कपाड़िया के शब्द बड़े दयाराम के कानों के पास एक बुरे सपने की तरह लग रहे थे। फिर उन्हें कुछ भी पता नहीं था। शाश्वत कपाड़िया ने बड़े दयाराम के शरीर को हल्के से थपथपाया। बड़े दयाराम की दृष्टि धुंधली हो गई और वे धीरे से जमीन पर गिर पड़े। एल्डर दयाराम, एल्डर दयाराम।
जब 10 राज्य संगठन के शिष्यों ने देखा कि एल्डर दयाराम को शाश्वत कपाड़िया ने एक ही झटके में वश में कर लिया है, तो वे भयभीत हो गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे सभी घबराकर चिल्लाने लगे। शाश्वत कपाड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत रहो, वो अभी मरा नहीं है, तुम सब हिलना मत। अगर तुम फिर से हिलोगे तो मेरा गुस्सा अब इतना अच्छा नहीं रहेगा। कार्तिक और बाकी लोगों को गुस्सा आया, लेकिन वे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। शाश्वत कपाड़िया वाकई बहुत शक्तिशाली था। जब एल्डर दयाराम ने पहले वो दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि उनका दम घुटने वाला है। ये सच था कि वे एल्डर दयाराम से ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन उनसे ज्यादा शक्तिशाली होना संभव नहीं था। चूंकि शाश्वत कपाड़िया एल्डर दयाराम को एक ही झटके में हरा सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनसे निपटने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। हालांकि 5वें स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र 3रे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था, लेकिन यह इस हद तक नहीं था कि एल्डर दयाराम को जवाबी कार्रवाई करने का मौका भी नहीं मिला, है ना? क्या ये सभी अनजान भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार इतने मजबूत हो सकते हैं? इस समय एल्डर शिवम और बाकी लोगों की आंखों में गहरा डर दिखा और अब वे अपने दिलों में विरोध का कोई संकेत नहीं दे सके। जब शाश्वत कपाड़िया ने ऐसी स्थिति देखी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वो जो प्रभाव चाहता था वो प्राप्त हो गया। और ठीक उसी समय मिलन कपाड़िया और सर्किट कपाड़िया, ये 2 तृतीय स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ भी पहले ही लड़ाई में शामिल हो चुके थे। मिस, जल्दी से आगे बढ़ो। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मिस्टर आरव ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। ईशा ने आरव को अपनी ताकत से 4 सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों से लड़ते हुए देखा और वो बहुत चिंतित होने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन पल्लवी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मिस्टर आरव को अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा वो दुखी हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक 5वां स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र है जो शत्रुता से भरा हुआ है। आरव के लिए इस बार भाग्यशाली होना संभव नहीं है ना? ईशा ने पूछा। ऐसा नहीं हो सकता, चलो पहले देखते हैं फिर कहते हैं। बस एक छोटा सा 5वां स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र है, वो ज्यादा हलचल नहीं मचा सकता। अगर वो वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता है तो हमारे लिए आगे बढ़ने में बहुत देर नहीं होगी, पल्लवी ने कहा। शाश्वत कपाड़िया स्पष्ट रूप से इस बात से अनजान था कि उन सभी को 2 लड़की घूर रहे थे, लेकिन उसकी वर्तमान अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी नहीं थी। मिलन कपाड़िया और सर्किट कपाड़िया के बाद वे दोनों युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गए, फिर भी वे गतिरोध को नहीं तोड़ सके। 8वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के एक लड़के ने वास्तव में 4 तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के साथ देर से चरण के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की कठपुतलियों के एक समूह को नियंत्रित करके बराबरी की। ये किस तरह का मजाक था? अगर अनंत दुनिया सभी इस लड़के की तरह मजबूत थे तो भयंकर अंधी दुनिया को अभी भी किस बात के लिए लड़ना था? इस समय शाश्वत कपाड़िया स्पष्ट रूप से इतना मूर्ख नहीं होगा कि ये सोचे कि रजत स्वरूप की ताकत में कमी थी। ये बच्चा विचित्र था। महान युद्धों के इन कुछ दौरों से गुजरने के बाद आरव का लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन का संचालन भी और भी अधिक कुशल हो गया। जब आरव स्वयं व्यू रचना के अंदर थे तो तलवार की कठपुतलियां केवल बेजान वस्तुएं थी जो प्रतिद्वंदी के बदलाव के अनुसार व्यू रचना को संशोधित नहीं करती थी। लेकिन अब जब आरव व्यू रचना में हेरफेर कर रहे थे तो यह पूरी तरह से अलग था। रजत स्वरूप को अभी भी व्यू रचना का थोड़ा ज्ञान था, लेकिन कपाड़िया कबीले के 3 भाई पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। इसलिए आरव ने तलवार की कठपुतलियों को जुटाया ताकि वे तीनों को पूरी तरह से अलग कर दें और उन्हें एक साथ आने का कोई मौका न दें। जब तक वे एक साथ नहीं आ सकते वे तलवार की कठपुतलियों को घातक नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। व्यू रचना भी स्वाभाविक रूप से इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। इस समय 10 राज्य संगठन संप्रदाय के सभी लोगों की आंखें मिली। लग रहा था कि वो सब इशारे में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन ये बातचीत इशारे के सहायता में नहीं हो रहा था। वो लोग वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति के सहायता में एक दूसरों के साथ एक बात के ऊपर सर्वसम्मति की प्रयास कर रहे थे। एक पल के बाद सब लोग के आंखें दृढ़ हो गई। फिर उनमें से कार्तिक ने आतंरिक शक्ति के साथ आरव से बात की और कहा, आरव, तुम हमारे संप्रदाय की आशा हो, कैसे भी करके तुमको यहां से निकालना है। हम सभी ने डिसीजन ली है कि कुछ पल में हम सब एक साथ इन घुसपैठिए के ऊपर अचानक हमला करेंगे और अराजकता का फायदा उठाकर यहां से भाग जाओगे। हम लोग जानते हैं तुम्हारे पास यहां से निकालने का साधन जरूर होगा। अभी आरव युद्ध में ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन कार्तिक की बातें सुनकर उसका दिल पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसका दिल गर्माहट से भर गया। ये साथी और शिष्य पाना भाग्य की बात होती थी। लेकिन तुरंत आरव भावना से बाहर आया और कार्तिक को आतंरिक संवाद के साथ मना कर दिया और कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक, ये क्या बात कर रहे हो? मैं ऐसी समय आप लोगों को मृत्यु की मुंह में छोड़कर कैसे चला जाऊं? ये शुद्ध गद्दारी होंगी। लेकिन ये सुनकर कार्तिक ने कहा, आरव, भावना से जागो, हम सब यही लड़ते रहेंगे तो सब मारे जाएंगे।
अगर कोई जाके संप्रदाय और दुनिया को घुसपैठियों के बारे में सूचित नहीं करेगा तो हमारे अंतहीन दुनिया बिसेस कर दक्षिणी डोनेम पता नहीं कौन सी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए खबर पहचाने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति तुम ही हो, इसलिए जिद्दी मत बनो। आरव ने एक आह भरी और कहा, ठीक है भाई, आप सब अधीर मत हो। मुझे समय दो, यहां से निकलने के लिए मैं कुछ करता हूं। आप लोगों को पहल करने की कोई जरूरत नहीं है। पलक झपकते ही 100 से अधिक चाल बीत गए, लेकिन आरव को अभी भी अपने होने का जरा सा भी संकेत नहीं मिला था। अनंत दुनिया के लोग जो देख रहे थे, उनके चेहरे पर सदमा साफ झलक रहा था। 10 राज्य संगठन के लोगों ने वाकई एक खजाना उठाया है ऐसे राक्षसी युवक को तैयार करने के लिए। अगर आरव नहीं मरा तो 10 राज्य संगठन के लोगों का उदय निकट भविष्य में होगा। हाँ, अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं ये मानने की हिम्मत ही नहीं कर सकता कि यह सच है। वो सिर्फ आत्मा संघनन क्षेत्र में है। क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र या सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंचने के बाद वो कितना भयानक हो जाएगा। क्या उत्थान है। अगर घोंसला पलट दिया जाए तो कोई भी अंडा टूटा नहीं रह सकता। ये भयंकर आंधी दुनिया जल्द ही हमला करने वाली है। संप्रदाय के स्वामी शायद अभी भी इस मामले से अनजान है। इसके अलावा क्या आरव आज भाग्यशाली होगा? इस अद्वितीय प्रतिभा के लिए यह बहुत बुरा है, दूसरे व्यक्ति ने कहा। उस व्यक्ति ने अनायास ही शाश्वत कपाड़िया की ओर एक नजर डाली। उसके दिल में निराशा एक बार फिर उमड़ पड़ी। यह आदमी इतना शक्तिशाली था कि लोगों में प्रतिरोध करने का विचार भी नहीं आता था। और उस समय शाश्वत कपाड़िया की आंखें चीते की तरह आरव को घूर रही थी। उसका पहले का बेपरवाह और इत्मीनान वाला एहसास पहले ही जा चुका था। आरव के स्वर्ग विरोधी प्रदर्शन ने आखिरकार शाश्वत कपाड़िया को उसे गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। इस तरह के एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को एक बार परिपक्व होने देने के बाद अनगिनत भयंकर अंधी दुनिया के मार्शल कलाकार उसके हाथों मर जाएंगे। इसलिए शाश्वत कपाड़िया की आकृति हिल गई। जहां वो खड़ा था वहां से तुरंत गायब हो गया। जब वो अगले ही पल फिर से प्रकट हुआ तो वो पहले से ही आरव के पास पहुंच चुका था। हर कोई इस दृश्य को आतंकित होकर देख रहा था, खासकर 10 राज्य संगठन के शिष्य। उनकी आंखों ने अनजाने में ही सब कुछ प्रकट कर दिया। निराशा। आरव, सावधान आरव, 10 राज्य संगठन के शिष्य चिल्लाए, लेकिन उनकी चीखें शाश्वत कपाड़िया की हरकत जितनी तेज नहीं थी। उसकी वो घातक हथेली पहले ही बिजली की तरह जमीन पर उतर चुकी थी। सब कुछ पहले से तय लग रहा था। नहीं, ईशा ने दर्द से अपनी आंखें ढक ली और इस दृश्य को देखने के लिए सहन नहीं कर सकी। लेकिन पल्लवी की सुंदर आंखें बगल में झपक रही थी। उसका अभी भी एक कदम उठाने की कोई इरादा नहीं था। शाश्वत कपाड़िया के मुंह के कोने पर एक भद्दा व्यंग्य चमक उठा। प्रतिभाओं को नष्ट करने जैसी इस तरह की बात लोगों को सबसे बड़ी संतुष्टि का एहसास कराती है, खासकर इस तरह की राक्षसी बेजोड़ प्रतिभा। खटखट। दूसरे स्तर पर एक नीरस टकराने की आवाज गूंजी, जिसने सभी के कानों के पर्दों को हिला दिया जब तक कि वे दर्द करने लगे। सभी की अविश्वास भरी आंखों के नीचे आरव की आकृति एक तोप के गोले की तरह उड़ गई और अपनी बाहों में वो एक बड़ी चौकोर कड़ाही को गले लगा रहा था। देखो देखो, आरव मरा नहीं। आसन्न खतरे का सामना करते हुए आरव ने वास्तव में चौकोर कड़ाही को छोड़ दिया और शाश्वत कपाड़िया की निश्चित मारने वाली हथेली चाल से बचाव किया। उसी समय आरव ने अपनी भंडारण रिंग के अंदर सभी तलवार कठपुतलियों को भी हटा दिया। बहुत स्पष्ट रूप से उसने बहुत पहले ही उस दृश्य की गणना कर ली थी, इसलिए वो बहुत पहले से तैयार था। तलवार कठपुतलियों को रखना और चौकोर कड़ाही को बाहर निकालना बस पलक झपकते ही हो जाने वाली हरकतें थी। इसलिए आरव इस विपत्ति से बच गया। एल्डर सिभम ने यह दृश्य अचंभित होकर देखा और विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि यह वास्तविक था। यहां तक कि वो शाश्वत कपाड़िया की पहले की हरकतों को ठीक से समझ नहीं पाया। आरव ने वास्तव में एक बेहतरीन बचाव किया। अलविदा, मुझे बाहर देखने की जहमत मत उठाना। हवा में आरव की आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। आरव की उल्टी उड़ान की गति बहुत तेज थी, लेकिन जाहिर है कि वो पूरी तरह से तैयार था। हवा में चौकर कढ़ाई को दूर रखते हुए जैसे ही वो दीवार से टकराने वाला था, उसने अपने पैरों की नोक से हल्के से टैप किया और एक गलियारे की ओर मुड़ गया। उसका आकार गायब हो गया। शाश्वत कपाड़िया ने तुरंत पीछा नहीं किया। उसने अपनी हथेली अपनी पीठ के पीछे रख ली। अगर अभी उसके पीछे कोई खड़ा होता तो वे देख पाते कि उसकी हथेली अभी हल्के से कांप रही थी। बहुत स्पष्ट रूप से उसे खुद भी अभी उस हथेली से एक जबरदस्त शक्तिशाली झटका लगा था। 5वें स्तर आत्मिक कलाकृति। शाश्वत कपाड़िया ने अपने दांत भींचे और प्रत्येक शब्द का उच्चारण किया। उसका चेहरा इस समय क्रोध से लाल था। यह स्पष्ट था कि वो अभी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एक आत्मा संघनन क्षेत्र का बच्चा वास्तव में उसके हाथों से बच गया। बड़े भाई, अब क्या? मिलन कपाड़िया ने पूछा।
पहले इन लोगों का ख्याल रखना। यहाँ के सभी रास्ते हमने बंद कर दिए हैं। वो भाग नहीं सकता, शाश्वत कपाड़िया ने कहा। हाँ, शाश्वत कपाड़िया की बातें सुनकर आठों संप्रदायों के लोग राख हो गए। शाश्वत कपाड़िया सबके सामने आए और गंभीर स्वर में बोले, मैं अभी बहुत क्रोधित हूं, इसलिए आप सभी को मरना होगा। रुको, रजत स्वरूप ने अचानक चिल्लाया। शाश्वत कपाड़िया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या? बड़े भाई शाश्वत कपाड़िया, क्या आप पहले उन्हें गुलाम बनाकर भयंकर अंधी दुनिया में भेजने की योजना नहीं बना रहे थे? मेरी राय में उन्हें मारना बेहतर नहीं है। आरव वो लड़का बहुत चालाक है। ये सभी उसके साथी शिष्य हैं। अगर हम आरव को नहीं ढूंढ पाए तो हम उनका इस्तेमाल आरव को खुद को दिखाने के लिए, मजबूर करने के लिए कर सकते हैं। रजत स्वरूप ने कहा। शाश्वत कपाड़िया ने एक पल के लिए सोचा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुमने जो कहा वो सही है, फिर जैसा तुम कहो वैसा करो। हालांकि ये सिर्फ एक संक्षिप्त आदान प्रदान था। शाश्वत कपाड़िया आरव की निर्भीकता और सतर्कता को गहराई से समझ सकता था, लेकिन जब कार्तिक ने यह सुना तो उसका चेहरा अनायास ही पीला पड़ गया। आरव के भागने की वो थोड़ी सी खुशी तुरंत हवा में गायब हो गई। हमें बंधक बनाना चाहते हो? सपने देखो, कार्तिक चिल्लाया और आत्महत्या करने वाला था। लेकिन शाश्वत कपाड़िया ने ठंडे स्वर में कहा, मरना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे पूछा है? उसने बस लापरवाही से टैप किया। फिर कार्तिक बड़े दयाराम की तरह धीरे से गिर पड़ा। राजत स्वरूप, उनके दांत बंद कर दो और उन्हें वापस भयंकर अंधी दुनिया में ले जाओ, शाश्वत कपाड़िया ने ठंडे स्वर में कहा। इसके बाद वो फिर से एल्डर शिवम और बाकी लोगों के सामने आया और बोला, अब तुम्हारी बारी है। तुम लोग मरना चुन सकते हो या गुलाम बन जाओ। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? ये नया दुनिया क्या है? अंतहीन दुनिया का अब क्या होगा? आरव इस रहस्यमयी क्षेत्र से कैसे बचेगा? भयंकर आंधी दुनिया और अंतहीन दुनिया के बीच युद्ध का कारण सिर्फ धन, जड़ी बूटियां है या कुछ और? ये सब के बारे में चलिए नेक्स्ट कुछ एपिसोड में सुनते हैं।